हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार गुरु जी। नाम गुरु जी। नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद। और बताइए, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया बहुत गुरु जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल के टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई पूछना हो तो भाई आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाए कीजिए, क्योंकि मुझे फिर बार बार भजन बजाना पड़ता है। 7:30 का टाइम है, बहुत गुरु जी ज्यादा। मैं तो 7:15 बजे आ गई थी आज। आप हम लोग तो आ सब जाइए। गुरु जी हम लोग 7:30 बजे आ जाते हैं, पर भजन चलता रहता है इसलिए वो ऑफ रखते हैं। नहीं, वो असल में कोरम के बिना ना प्रदीप जी, आप तो स्वयं भी नहीं, शिक्षक हैं। गुरु जी आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर कोरम वाले और लेट करेंगे, लेट होते जाएंगे। आप कोई टाइम फिक्स कर नहीं, लीजिए कि आप असल में ना टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो ये कहूँ कि भाई आप वीडियो में देख लेना। मैं जो है हर एक को साथ में लेके चलता हूँ। अब देखिए हेमंत आ गए हैं, आप अब आए हैं हेमंत। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ऐसा टीचर हूँ जो कि लोगों के साथ में रूबरू होकर उनको पढ़ाता हूँ। तो ये मेरे लिए ना बड़ी दुखद घटना होती है कि कोई आदमी बाद में आता है, तो मैं कई बार आप देखते हैं मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा देखिए, जो हुआ सो हुआ। गुरु जी एक्चुअली सबको लगता है ना कि आप वेट करोगे तो वो और लेट होता जाता है। नहीं, यही शिक्षक और बात। गुरु के बीच में ना एक संबंध एक ऐसा होता है जो कि कहते हैं टीचर की आंख में अमृत की धारा है। जब तक कि शिक्षक को नहीं देखता स्टूडेंट, उसको वो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता। इट इज जस्ट सही लाइक बात है। वॉचिंग एनी इट इज जस्ट लाइक वॉचिंग एनी यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो से क्यों नहीं लोग सीख पाते? क्योंकि वजह यह है ना कि रूबरू नहीं होते। अच्छा देखिए, आज जो हम गुरु जी एक तो थोड़ा सा राहु केतु के बारे में बहुत कम हुआ। एक ही लाइन लिखी है आपने जो नोट भेजा था उसमें, थोड़ा सा और उसके में एनलार्जमेंट हो जाए तो जी जी कृपा होगी। जी बताता हूँ। ऐसा देखिए, राहु के साथ में क्या है, राहु एक मेलेफिक प्लेनेट है। और राहु जो है बिहेव करता है शनि की तरह से, और केतु बिहेव करता है मंगल। इसमें कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि की तरह से राहु बिहेव करते हैं, और केतु जो है वो मंगल की तरह से बिहेव करते हैं। तो आपको एक प्रकृति को उनको समझना होगा कि उनके बारे में ऋषि पारशर ने कहा है कि यद्यद भाव गतो वापि, जिस भाव में वो जाते हैं, यद्यद भावेशु संयुतो, जिस भाव के स्वामी के साथ वो संयुक्त या युति बनाते हैं, ततत फलानी प्रबलो। तो यानी उन्होंने क्या बोल दिया कि जिस भाव में वो जाते हैं और जिन भावों के स्वामियों के साथ वो युति बनाते हैं, यानी जिनके साथ वो कंजंक्ट होते हैं, ततत फलानी, उनके फलों को प्रबल कर देते हैं। अब अगर सपोज वो फंक्शनल मेलेफिक या नेचुरल मेलेफिक के साथ में अगर बैठेंगे तो उनकी प्रकृति को प्रबल कर देंगे, और बेनिफिक के साथ वो बैठेंगे तो उनकी प्रकृति को वो प्रबल करेंगे, लेकिन अपनी कुछ मेलिफिसेंस छोड़ देते हैं। टेनेंसी लॉ में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ग्रह जो है मेलेफिक्स हैं, उसमें है सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है। तो मैंने आपको बताया था कि टेनेंसी लॉ ये कहता है ऋषि पारशर का कि वो जिस जगह बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ युति करते हैं, उसमें वो उनको वो प्रभाव अपने छोड़ते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया गुड प्लैनेट इन गुड भाव, गुड प्लैनेट इन बैड भाव, गुड प्लैनेट बैड प्लैनेट इन ए गुड भाव, बैड प्लैनेट इन ए बैड भाव। ये एक बैड प्लैनेट होने की वजह से अगर वो किसी भी प्लैनेट के साथ बैठेगा, कॉमन सेंस ये कहता है कि अपनी कुछ प्रकृति को उस प्लैनेट में ट्रांसफर करता है। और चूंकि ये जो है केतु हेडलेस है, तो केतु जो है वो उस प्लैनेट के द्वारा डिक्टेट होता है, और जो राहु है वो हेड है। तो राहु अपना दिमाग लगाता है, इसीलिए राहु को स्कीमिंग प्लैनेट कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है, अब आप ये देखिए, राहु अगर सूर्य के साथ बैठेगा तो वो सूर्य की प्रकृति के अंदर एक जिद दे देगा। सूर्य की नेगेटिव प्रकृति है ईगो सेंट्रिसिटी, उसमें राहु जिद है, तो राहु उसमें जिद दे देगा। राहु बीमारी है, उसमें बीमारी दे देगा। राहु एक स्मोक है,
उसमें स्मोक दे देगा। यानी राहु एक तामसिक ग्रह है, तो सूर्य की सात्विक प्रकृति में तामसिकता डाल देगा। तो ये है। राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो चंद्रमा भावनात्मक ग्रह है, तो राहु जो भावनात्मक ग्रह के अंदर भी अपने और पराये का भेद कर देंगे। यानी चंद्रमा का जो भावनात्मक बिहेवियर है, मां मन भावना का है, वो मां मन भावना वाला जो उसका बिहेवियर है वो बड़ा शुद्ध बिहेवियर है। उस शुद्ध बिहेवियर के अंदर एक मातृत्व की फीलिंग है, भावनात्मक फीलिंग है। कोई कुत्ते को अगर पत्थर मारेगा तो माँ के दिल पे तब भी चोट लगती है, क्योंकि वो माँ का जो दिल है वो कमजोर माना जाता है। वो हर एक संतान को अपना संतान मानती है। क्या होता है, आप कहते नहीं जी, बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो दूसरे के बच्चों को नहीं पसंद करती, अपने बच्चों को पसंद करती है, तो उनके चंद्रमा का दोष है। वो चंद्रमा उनका दूषित है, वो चंद्रमा उनका पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध होता तो उनको दुख होता। तो यानी कि जब राहु जब चंद्रमा के साथ बैठते हैं, जैसे कि आम एस्ट्रोलॉजर ग्रहण बोलते हैं, लेकिन मैं ग्रहण के रूप में उसको नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि राहु ने अपनी प्रकृति को ट्रांसफर करना है और चंद्रमा के प्रभावों को एम्प्लीफाइड करना है। तो राहु की प्रकृति क्या है? स्वार्थ की है, तामसिकता की है, स्कीमिंग है। उन प्रकृतियों को अगर वो भावनाओं के साथ जोड़ देगा तो वो जो भावनाएं होंगी वो स्वार्थी हो जाएंगी। वो भावनाएं जो हैं, वो भावनाओं में तामसिकता आ जाएगी। उन भावनाओं में स्वार्थ, तामसिकता, स्कीम आ जाएगी, स्कीमिंग। अब अगर वो मंगल जैसे प्लेनेट के साथ बैठेंगे तो राहु को एक रोलर कोस्टर राइडर बोलते हैं। राहु जो है अचानक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो वो क्या है कि मंगल की उग्रता, मंगल का मेहनत करने का अंदाजा, मंगल का एग्रेशन एंड आर्गुमेंट, मंगल का एक वॉरियर होना, उसमें राहु जो है वो गुस्से को और वॉर की स्थितियों को बढ़ा दे। कहने का मतलब है वॉर टू ए फिनिश। राहु मंगल अगर साथ में होंगे तो वो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मंगल एक वॉर करेगा अगर बैटलफील्ड के अंदर, तो उसे उस चीज में संतुष्टि मिलेगी कि वो फेयर गेम से दूसरे को हरा रहा है। लेकिन राहु अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर वो स्कीमिंग हो जाएगा, वो गुरिल्ला वॉरफेयर से हराएगा, यानी छिप के वार करेगा। इसी प्रकार से स्कीम बनाएगा कि किस तरीके से 3 तरफ से इसको घेरा जाए, 4 दोस्तों को बुलाकर उसको घेरेगा। दूसरा, राहु के साथ में एक्सट्रीमिटीज है। राहु जो है एक्सट्रीम लेवल्स का है। मंगल का ये होता है कि किसी को मारा। मंगल एक स्पोर्टी प्लैनेट है, तो आपने कभी देखा होगा बॉक्सिंग रिंग में, या कभी आपने देखा होगा कि फ्री स्टाइल को कुश्ती में, या कुश्तियों को आपने WWF में देखा होगा, जब ओपोनेंट जो है ठप 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 करने लगता है तो रेफरी समझ जाता है ओपोनेंट कह रहा है मैं हार गया, तो रेफरी जो है सीटी वो बजाता है विजल और कहता है अब छोड़ दो, मारना नहीं है इसको, अब छोड़ दो, अब गेम खत्म। क्योंकि वो गेम है, फ्री स्टाइल कुश्ती हो चाहे बॉक्सिंग हो, अगर वो गेम है तो गेम का मतलब है एक ने पराजय स्वीकार कर ली तो उसको छोड़ दो। लेकिन राहु के अंदर वो प्रकृति नहीं है। राहु जब मंगल के साथ मिल जाएगा तो फिर वो फाइट टू फिनिश पे आ जाएगा। रेफरी को उसको पकड़ के खींच के अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको उतनी हानि देने की कोशिश करेगा कि अगर ये बंदा उठ गया तो अगली बार मुझसे लड़ने के पहले वो 4 बार। तो राहु चूंकि एक्सट्रीमिटीज का प्लैनेट है, एक्सट्रीम लेवल्स का प्लैनेट है, तो वो एक्सट्रीम्स में ले जाता है। इसी प्रकार राहु अगर बुध के साथ होगा तो बुध के प्रकृति जो है व्यापारिक प्रकृति है, कम्युनिकेशन की प्रकृति है। लेकिन राहु की जो प्रकृति है वो दूसरे आदमी को ह्यूमिलिएट करने की प्रकृति है, उसको पराजित करना अपनी बातों से, और ह्यूमिलिएट करना उस लेवल तक कि दूसरा आदमी जो है तिलमिला जाए। तो राहु मरकरी जब भी साथ होते हैं, फिर वो स्कीमिंग प्लैनेट है, तो राहु मरकरी जब भी साथ होंगे तो व्यक्ति को स्कीम्स क्रिएट कर देंगे।
कि भाई इससे कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच लिया जाए। पहले की बात थी, मैं और जब करियर की ये शुरुआत गुरुजी, में था, मुझे फिनिश करने दीजिए, मैं करियर की शुरुआत में था तो एक कार डीलर के पास मुझे ज़ेन पसंद आई सेकेंड हैंड। तो ज़ेन उन दिनों बड़ी फेमस कार थी और मारुति की जो सेकंड स्टैंडर्ड की कार थी, मतलब मारुति 800 के बाद में वो नेक्स्ट लेवल की थी। तो ज़ेन मुझे पसंद आ गई। तो पसंद आने की वजह से उसने कहा जी हमें 2000 रुपये दे दो एडवांस, ताकि हम आपका यहाँ पे रोक दें। तो मैंने उसको प्रॉपर्ली उसको डीलर को बोला, मैंने कहा मैं 2000 रुपये तो दे दूंगा, पर अगर मेरा बैंक का लोन अगर सैंक्शन नहीं होता तो क्या आप रिटर्न कर दोगे? वो बोला हाँ रिटर्न हो जाएगा। मैं और वो बैठे तो मैंने 2000 दे दिया। इसमें क्या हुआ कि वो मेरी करियर की शुरुआत थी, तो उस टाइम पे सैलरी अच्छी थी, लेकिन बैंक मैनेजर ने कहा हम सेकेंड हैंड गाड़ियों को नहीं करते हैं, ये गाड़ी आपकी जो है 4 साल पुरानी है, इसको हम फाइनेंस नहीं करते। अगर आप नई ज़ेन लेना चाहो, जो कि करीब करीब 2.5 लाख से ऊपर की थी, या 3 लाख से ऊपर की थी, तो उसने कहा उसको हम कर लेंगे फाइनेंस आपका। उसमें क्या है कि हमारी कल को अगर आप पे नहीं कर पाए तो उसकी रीसेल वैल्यू हमारे लिए होगी। तो मैं इसके डीलर के पास पहुंचा, कार डीलर के पास। मैंने उसको बैंक मैनेजर की जो है बात बताई पूरी, और उसको मैंने वो पेपर दिखाया जिसमें रिजेक्शन है। तो मैंने कहा आप मेरे 2000 वापस कर दीजिए। वो कहता है आपके चक्कर में मेरे कम से कम जो है 20 ग्राहक इसमें मारे गए, मैं आपका कोई पैसा वापस नहीं करूंगा। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने लगा तो वो तू तड़ाक पे आ गया। ये जो गोल्डन ड्रैगन जो रेस्टोरेंट है मस्जिद मौत के पास, उसके नीचे वो इस इस्माइल मोटर या इस्लाम मोटर्स था, और वो तू तड़ाक पे आ गया। वो कहता है कि तू चले जाए यहाँ से, वरना यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, मैं तेरा कोई पैसा नहीं दूंगा। तब मैं ये सोचने लगा, उस समय भी मैं ज्योतिष जानता था, इसका राहु और मरकरी साथ में होगा। राहु मरकरी साथ में होते हैं तभी वो इस तरह की स्कीम बनाते हैं, और तभी वो अपनी ईट देयर वर्ड्स, अपनी बातों को खुद खा जाते हैं। तो कहने का मतलब है वो 2000 रुपये लूज करने के बाद मेरे को ना एक ज्ञान चक्षु खुले ज्योतिष के। इसके बाद जैसे राहु और गुरु अगर साथ में है तो गुरु के अंदर सात्विकता है, गुरु के अंदर एक पूजा पाठ, धर्म, धर्म से संबंधित आचरण, नीतिज्ञ आचरण और नीति प्रधान व्यवहार है। लेकिन राहु जो है वो एक तामसिक ग्रह होने की वजह से उस गुरु की सात्विकता को समाप्त कर देगा और उसे जो है बना देगा उसी प्रकार से जैसे एक आम आदमी आपको दिखाई पड़ते हैं। अच्छा गुरु होने का कोई फायदा नहीं, उसे तांत्रिक बना देगा। उसको इसी प्रकार से धर्म के प्रति जब उसकी हालत खराब हो जाएगी, जब उसके ऊपर तलवार लटक रही होगी, तब तो भगवान के पास चला जाएगा। भगवान जी, पहले एक वो कहानी थी ना, एक आदमी सेठ जी एक पेड़ में चढ़ गया शेर को देख के, जब शेर भाग गया तो पेड़ से उतर नहीं पाया, तो बोला हनुमान जी 1.25 मनी प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर मैं पेड़ से उतर जाऊं। थोड़ा उतर गया वो, उसके बाद वो बोला अब तो थोड़ा सा रह गया, कहता आधा मनी प्रसाद तो चढ़ा ही दूंगा। थोड़ा सा और नीचे आया तो कहने लगा हनुमान जी अब तो बस मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, आप ही का दिया है, प्रसाद की आपको क्या कमी है, गधा लेके निकल जाओ किसी भी मिठाई की दुकान में, वो आपको 5-6 मनी प्रसाद वैसे ही दे देगा, 5-6 सवा मनी दे देगा। तो वहां से वो कूद के नीचे आ गया, बोला हनुमान जी बाय बाय। तो कहने का मतलब है इस तरह की जो ना गुरु की जो सात्विकता है, जो गुरु का एक नीतिज्ञ व्यवहार है, एक गुरु का जो अपना उसूल है, उन सारों पे डेंट पड़ जाएगा। अब राहु अगर शनि के साथ हुआ तो शनि को मैंने आपको बताया था स्पिरिचुअलिटी के केस में, रिसर्च के केस में शनि बहुत अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, रिसर्चर बनाते हैं। दूसरा हठ धर्मी बनाते हैं। तीसरा हठ योग में बहुत अच्छा बनाते हैं। एक व्यक्ति ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो उसने कहा जी मैंने आज से मैं सिर्फ दाल पे रहूंगा, मैंने कार्ब्स वगैरह सब छोड़ दिए,
रोटी चावल सब छोड़ दिए। अब राहु अगर उसके साथ में बैठ जाएगा तो राहु का जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज अपॉर्चुनिस्ट होता है। वो कहीं पार्टी में जाएगा, कहेगा यार 2100 रुपए का यहाँ पे शगन चढ़ाना पड़ रहा है, आके जाना चाहिए। चलो एक दिन जो है वो उसका राहु उससे कहेगा बृहस्पति से, एक दिन अगर खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम कुछ पैसे तो वसूल होंगे, 2100 तो दे ही दिए। तो इस तरीके का राहु का बिहेवियर। लेकिन राहु चूंकि एक और चीज में अच्छे माने जाते हैं, वो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो राहु शनि के साथ अगर होंगे तो व्यक्ति को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी देते हैं, और शनि अगर अच्छे हुए तो उसको एम्पलीफाई करेंगे। तो ये जो आपको हैंगिंग गार्डन्स दिखाई पड़ते हैं, या आपको जितने भी पॉलीमेट्रिक्स जो आपको ये आर्किटेक्चर दिखाई पड़ता है, रॉकेट की शेप का, कैप की शेप का, या चाइना के अंदर, या इसी तरीके से जो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और ये सब, तो वो चीजें भी राहु कराता है। क्योंकि राहु एक एडवेंचरिस्ट और चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला प्लेनेट है। ये इसी के बारे में राहु के बारे में कहा है अर्धकायम महावीर्यम, बहुत महावीर्य है, आदि काया है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दन, चंद्र और आदित्य का विमर्दन करता है, यानी उनको एनिहिलेट करता है, मारता है। सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामि। सिंह का गर्भ मतलब सिंहिनी के गर्भ से पैदा हुआ राक्षस है, यानी इतना बहादुर है वो। ये चंद्र कायम इसमें कहते हैं अर्ध कायम महावीरियम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। राहु के बारे अब बोलिए जगदीश सिंह। अभी समाप्त हो गया और राहु के बारे में बहुत डिटेल में बता। नहीं, ये तो काफी हो गया गुरु जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि जिस तरह शनि के, शुक्र के और बुध के लग्नों के अंदर, तो ये पॉजिटिव रोल अदा नहीं करेगा कुंडली में? अगर शनि अच्छा है तो पॉजिटिव रोल अदा करेगा। नहीं, मतलब मैं तो ये बोला है कि इनके लग्नों में, लग्न में मतलब शनि लग्नेश है तो राहु। देखिए जी, जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया है ना, उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें जो लिखा है वो शाश्वत सच है। उनके लग्नों में अच्छा प्रभाव देगा, उनके लग्नों में पूर्ण अच्छा प्रभाव देगा, एक व्यक्ति को रिसर्चर बनाएगा। अब जैसे हमारे अबुल कलाम, एपीजे कलाम जो थे, उनका लगन का राहु था, तो वो बहुत 16-16 घंटे वो मिसाइल मैन कहे जाते थे, और 16-16 घंटे वो जो है अपनी रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते थे। विवाह उन्होंने किया नहीं। राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति बने, तो जब भी कभी उनका कोई गेस्ट आता था उसका रेंट पे करते थे, उसके भोजन की व्यवस्था का पेमेंट करते थे, और सैलरी 1 रुपया लेते थे। क्योंकि उनको जो एज ए साइंटिस्ट, इसरो का साइंटिस्ट होने की वजह से उनको इतनी पेंशन मिल जाती थी। पेंशन तो 2004 के बाद बनी, उतनी पेंशन मिल जाती थी कि उस अकेले व्यक्ति के लिए वो बहुत थी, लाखों में पेंशन मिलती थी। इसरो के चीफ थे वो। हाँ विशाल जी बोलिए। गुरुजी, ये जो आप बताएं कि इन केस ऑफ functional benefits and functional malefic planets, its effects are felt by 30%. हाँ, तो इसमें अपने कैसे मतलब इंटरप्रेट करेंगे, मतलब प्रेडिक्शन इसमें ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। देखिए ऐसा है कि जैसे अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, मेरी जो छोटी वाली बेटी है, छोटी वाली बेटी के मेष लगन की है वो भी, उसमें फंक्शनल मेलेफिक होते हैं शुक्र और बुध। शुक्र और बुध उसके जो हैं जिस भाव पे बैठे हैं, उस भाव क्या, अब जैसे नवम भाव पे बैठे, तो ये चूंकि बेनिफिक प्लेनेट हैं दोनों के दोनों, बुध शुक्र के साथ बैठा तो बेनिफिक है, तो इसका मतलब ये 100% बेनिफिक इफेक्ट नहीं दे रहा है मेरे को, सिर्फ 70% दे रहा है। तो जैसे कहने का मतलब है कि वो थोड़ा टफ है, मॉडर्न है। तो बुध और शुक्र वैसे फिट एंड ह्यूमर के प्लेनेट है। वो मुझसे कई बातें ऐसी करती है जिससे मुझे बड़ी हंसी आती है। जैसे लास्ट टाइम वो कहने लगी, जब वो आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो मुझे याद आ रहा है, तो कहती है डैड आप वो नहीं पहनते, जीन्स नहीं पहनते। कहती है अगर आप जीन्स पहनो ना, तो मैंने सीखा है
कि मैंने वो लर्न कर लिया है। मैं आपके ना वो जो नी कैप जहाँ आते हैं वहां पे मैं कैंची से ना कतरन कर दूंगी और नीचे में वी शेप के छह बना दूंगी और पीछे आपकी जेब में भी कतरन बना दूंगी, तो आप बिल्कुल ड्यूट लगोगे, हैप लगोगे। मैंने कहा मैं हैप वैप नहीं लगूंगा, मैं जब ये पहन के जाऊंगा तो कोई मेरे हाथ पे 2 रुपये पकड़ा देगा, कोई 5 रुपये पकड़ा देगा, कहेगा आपका कटोरा कहाँ है। तो कहने का मतलब है बहुत सी बातों में हिडन ह्यूमर की बात तो करती है, लेकिन मेरे को कई बार ना इस बात पे एक क्षुब्धता होती है कि वो मॉडर्निटी की तरफ जा रही है और मॉडर्न लाइफ, जैसे कहने का मतलब है कि मेरे आई पुट माई फुट डाउन फॉर दी वेरी वेरी कॉस्टली जीन्स शी हैड बॉट एंड विच वाज रगड टर्न आउट इन एवरी वेज बैड। तो मतलब मैंने उस वहां पे ना अपना आई पुट माई फुट डाउन टू नॉट बी वेयरिंग इट टू गार्गी कॉलेज। तो वो गार्गी कॉलेज से लाइफ साइंसेस कर रही थी, वैसे टॉपर है वो, लेकिन मैंने उसको पहनने नहीं दिया। वो उसको मैंने उसकी वो जीन्स पता नहीं कहाँ 2000-2500 की आई थी, वो मैंने छुपा दी। मैंने कहा आई डोंट वांट माय डॉटर गो इन दिस काइंड ऑफ जीन जो कि विच इज टॉर्न इन मल्टीपल प्लेसेस। कहती है डैडी ये तो आजकल फैशन है और 2500-3000 की जीन्स है और आपने छुपा दी। मेरे कहने का मतलब है दुख और शुक्र का क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि ये फंक्शनल मेलिफिक हो जाते हैं मेष लगन के अंदर। मेष लगन में फंक्शनल मेलिफिक का वो 30% का असर दे रहे हैं भाव में, लेकिन क्योंकि वो नेचुरल बेनिफिक है तो नेचुरल बेनिफिक का भी वो असर देते हैं। क्योंकि वो जब भी मैं मतलब जैसे बर्थडे आता है, मैरिज एनिवर्सरी आती है आके गले लगती है, किस करती है, कहती है डैड तुम आपके लिए मैंने केक मंगाया है, ये वो काफी सेलिब्रेट करती है, घर में बलून्स लगा देती है, वो लगा देती है। मैं कहता हूँ मैं बूढ़ा आदमी हूँ, क्या बैलून्स में करूंगा, मैं 2-4 बैलून्स में जो है पिन चुभा के आ जाता हूँ। कहता ऐसे क्या करती हो, मेरा कोई बर्थडे मनाया जाता है इस उम्र में, अब तो एक एक साल जो है कम हो रहे हैं लाइफ के। लेकिन उसका ये है कि नहीं, इसको बड़े सेलिब्रेट करना है। उसने अपना वो सिस्टम लगा दिया, उसमें गाने चल रहे हैं और वो चल रहा है डैडी अप्पा केक पार्टी। तो कहने का मतलब है ना मिक्स्ड रिजल्ट मिल रहा है। मैं चूंकि गुरु प्रधान आदमी हूँ और मेरा गुरु जो है धनु राशि का नवम भाव का है और बुद्ध मेरा आत्मकारक तृतीय से उसको देखता है, गुरु उपदेश वाला। तो मुझे बड़ी बेटी की जो आचरण है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है कि वो बहुत पढ़ने में लगाती है, पैर छूती है, बहुत आशीर्वाद लेती है, तो सब करती है। तो इस तरह का है। तो अब आप समझ के बात तो मतलब कोई भी चीज ज्योतिष में ओवरराइट नहीं होती है, उसका तो फंक्शनल मेलिफिक होने का भी असर मिलता है और उसका नेचुरल बेनिफिक होने का भी 70% असर मिलता है। आप समझ गए बात आप? हाँ, अगर गुरुजी अगर इसी में यही केस में अगर मरकरी भी आपका मेलेफिक हो जाता तो मेलिफिक क्या है होता? ना, मेष लगन के लिए मेलिफिक है नहीं, ना। नेचुरल मेलेफिक हो जाता तो? नेचुरल मेलिफिक हो ही नहीं सकता शुक्र के साथ। शुभ ग्रह नहीं, जो बुध है, अगर ऐसा ग्रह के संग बैठा होता कि नेचुरल मेलेफिक हो गया, अगर मंगल भी वहां बैठा होता, जैसे अगर हाँ वहां पे मान कोई लो और ग्रह बैठा होता, शनि बैठा होता, कोई एक, हाँ हाँ, हाँ अगर वो नेचुरल मेलिफिक होता तो फिर नेचुरल मेलिफिक होके उसके ऊपर पूरा 100% लग जाता, फिर 30% कम नहीं होता, फिर तो पूरा 100% होता। मतलब कहने का मतलब है कि उसके उसका बुद्ध अगर वहां बैठ जाता तो वो बहस करने लगती। अभी वो आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, वो मतलब बिट एंड ह्यूमर करती है, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है, किसी बात पे बहस नहीं करती। वो ये कहती है कि बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो वो थोड़ा सा हट जाती है, दूसरे कमरे में चले जाती है। वो ये कहती है कि मैं समझ गई आपकी पूरी बात समझ गई। आगे के समझ गया सर। यू कैन स्पेयर 8 सेंटेंसेस अहेड, आई हैव अंडरस्टूड। कहने का मतलब सॉफ्टली उसने कह दिया अब 8 सेंटेंस और मत बोलो, मैं आपकी पूरी बात समझ गई हूँ। तो एक्चुअली और क्या है ना कि ये ज्योतिष का ना एक माइक्रो अंडरस्टैंडिंग है। ये प्रदीप दल्ला जी के लिए, जगदीश नंदन साहब के लिए, प्रकाश चंद्र पांडे जी के लिए, इन सब के लिए ना एक आई ओपनर है कि अभी तक हम सिर्फ नेचुरल इस बात को नहीं समझ पाए थे कि नेचुरल मेलेफिक किसी भाव में बैठेगा,
बैड प्लैनेट इन गुड भाव, प्लैनेट अगर गुड भाव में बैठ जाएगा और बैड प्लैनेट होगा तो प्लैनेट तो उसमें गेन कर जाएगा अपने कारकत्वों में, लेकिन वो भाव को बहुत हानि पहुंचा देगा। तो भाव वो क्या है, पिता का भाव है, पिता को हानि हो जाती। लेकिन इसके जन्म के बाद से मेरा काफी प्रोग्रेस हुआ लाइफ में, और फाइनेंशियली मैंने काफी प्रोग्रेस किया, हेल्थ में प्रोग्रेस किया, काम में प्रोग्रेस किया, वो सब। लेकिन हाँ, उसका 30% का जो मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिविटी जो आ रही है ना, वो नेगेटिविटी ये आ रही है कि मैं ना थोड़ा पुरातन ख्यालातों का, मतलब अभी आप देख रहे हैं मैं कुर्ता पहन के आपके पास बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा पुरातन ख्यालात वाला जाता हूँ। मुझे इस तरह की चीजें कम पसंद है कि फटी हुई जीन्स पहन के कोई घूमे, मुझे इस तरह का अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन ये है कि मैं इंटॉलरेंट नहीं हूँ, मतलब अगर वो पहना हुआ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे अगर आपके यहाँ आपको अच्छा लग रहा है, मैं कहूँगा अच्छा नहीं है। ये है, जैसे मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। मुझे जो है, मेरे फादर बहुत अच्छे मुगली वादक थे, मतलब बांसुरी वादक थे। प्रकाश चंद पांडे जी भी बांसुरी बजाते हैं तो मुझे याद आए, तो सितार प्लेयर थे। तो मुझे वो सब चीजें बहुत पसंद है, मुझे क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है। तो ये मेरी बेटी बहुत ब्रिटन ह्यूमर वाली है, अच्छी है, बहुत ओबीडियंट है, सब कुछ है, लेकिन उसकी ना मॉडर्निटी साफ दिखाई पड़ती है। समझ में आ मॉडर्निटी, गया। अगर मान लीजिए वो मेलेफिक हो जाता तो वो ओबीडियंट भी नहीं होती, वो कुछ भी करती, सुनती नहीं बात, बात मतलब नहीं सुनती, वो बहस प्रॉब्लम करती, बढ़ता जाता। प्रॉब्लम बढ़ता है, बहस करने लगती। वो कहती, वो अभी तो मजाक में, अभी तो वो ब्रिटन ह्यूमर में कह रही है कि डैड यू वुड लुक लाइक ड्यूड, ऐप पहन के देखो फटी हुई जीन्स। फिर वो गाना भी है फटी जीन्स, तो वो भी सुना देगी। तो अब ये है कि ये चीजें मॉडर्न लाइफ के लिए, अब इसमें ना आदमी को हंसी आ जाती है। लेकिन एक सिंपल सी बात है, अगर मेलिफिक हो जाते प्लैनेट्स वहां बैठे हुए, नेचुरल मेलिफिक, तो फिर हंसी नहीं आती, गुस्सा आता, झगड़ा होता, वो थप्पड़ खा जाती, इतना तो बहस कर लेती कि थप्पड़ खा जाती। इसमें गुरुजी अपने ये आगे जाके ये मतलब अगर 3-4 प्लैनेट या 3 प्लैनेट बैठ गया, मेलेफिक और बेनिफिक, कोई बेनिफिक भाव में बैठ गया या कोई मेलेफिक, तो तो वो ये फिर ना, वो क्या वो आगे होता करें। है, हाँ, अगर कभी ऐसा होगा कि 2 या 3 प्लैनेट्स में से दो, इसमें मेजोरिटी स्पीक चलता है, 3 प्लैनेट है, 3 में से 2 नेचुरल मेलेफिक हैं, तो स्थिति को ज्यादा खराब करेंगे। तीनों ही नेचुरल मेलेफिक हैं तो तीनों स्थिति को बहुत खराब कर देंगे। एक नेचुरल मेलेफिक है, आप यूं समझ लीजिए, आपने भोजन किया, भोजन करने में आपने गरिष्ठ खाना एक खाया, बाकी आपने जो फ्रूट्स खाए, दूसरे खाए, तो आपके पेट में थोड़ी अपच की शिकायत होगी। अब आपने दोनों ही गरिष्ठ खा दिए, गरिष्ठ फूड खा लिए, तो अपच की शिकायत आपकी बढ़ जाएगी, स्टमक एक हो जाएगा। और तीनों ही गरिष्ठ खा लिए, पता चला आपने बटर नान भी खा लिया, आपने दाल में जो है तड़के वाली दाल, मिर्चा वाली दाल वो खा ली रेस्टोरेंट में, और इसी तरह शाही पनीर आपने ऐसा खा लिया जिसमें बहुत ज्यादा क्रीम है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपसे पचाया नहीं जाएगा, क्योंकि घर में नहीं खाते। आप समझ के बात को। तो ज्योतिष एक कॉमन सेंस पे चलता है, मोर दी मैरियर इज बेटर, मोर बिटर इज वर्स। इसमें सर आपको लेकिन डिग्री का कुछ वो होता है ना कि डिग्री से चेक किया जाता है कि कौन सा। जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे आप, जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे, उतना आपके लिए प्रेडिक्शन निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप बस ये देखिए, डिग्रीज को अभी आप बुक करिए, हम डिग्रीज के उसमें आएंगे जिस समय नक्षत्रांश को करेंगे, क्योंकि डिग्रीज को हम तब करेंगे जब हम नवमांश को करेंगे, तब आपको वो चीज समझ में आएगी, क्योंकि हमें डिग्रीज देखने की जरूरत नहीं, हमको नवमांश देखने की जरूरत है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो रीडिंग ऑफ डिविजनल चार्ट, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत धीमे धीमे बोलूंगा ताकि नोट कर लो, नोट करना शुरू कर दो। डिविजनल चार्ट्स क्या हैं? माइक्रो एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप हैं, और डिविजनल चार्ट्स को कहते हैं षोडश वर्ग की कुंडलियां। 16 वर्ग कुंडलियां हैं जो ऋषि पाराशर ने बनाई हैं। उन कुंडलियों को देखकर आदमी जो है जिंदगी के हर क्षेत्र के बारे में बता सकता है। मैं यहाँ पे डिविजनल चार्ट्स हमारे जो इस कोर्स में है
वो सिर्फ दो हैं, नवमांशा और दशमांशा। लेकिन डिविजनल चार्ट का एक ओवरव्यू में सभी डिविजनल चार्ट के बारे में बताऊं। ये जो चार्ट्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री चार्ट्स माने जाते हैं। ये बर्थ जो चार्ट होता है वो मदर ऑफ ऑल चार्ट्स है, नेटल चार्ट, उसके ये कॉम्प्लीमेंट्री चार्ट्स कहे जाते हैं और ये स्पेसिफिक चीज के माने जाते हैं। जब भी कभी हॉरोस्कोप की एनालिसिस की जाती है तो ये चार्ट जो है कंफर्मेटरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। इस चार्ट से इंफॉर्मेशन को निकालना ज्यादा आसान होता है। इसमें ऋषि पाराशर ने 16 वर्ग चार्ट बताए हैं। इसमें से पहला है होरा चार्ट, जो साइन का 1/2 है, तो 15 डिग्री की एक होरा होती है। ये देखा जाता है वेल्थ के लिए, लेवल ऑफ फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के लिए, और इसको देखा जाता है जो विंड फॉल्स आते हैं। होरा चार्ट जो डिविजनल चार्ट है उसको स्टडी किस लिए किया जाता है? नंबर 1, वेल्थ की कंडीशन क्या है, एक व्यक्ति का फाइनेंशियल अचीवमेंट्स कितने रहेंगे, और तीसरा जो है अगर उसके जीवन में कोई विंडफॉल आते हैं, विंडफॉल का मतलब अचानक कोई पैसा उसके घर में वृहत रूप से आ रहा है, उसको देखने के लिए होरा को देखें। सेकंड चार्ट है ग्रेशकांड, उसको इंग्लिश में कहते हैं डिकेनेट। डिकेनेट जो है 1/3 ऑफ ए साइन है। एक साइन जो 30 डिग्री का, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, तो 10-10 डिग्री के डिकेनेट या ग्रेशकांड बनते हैं। इसको देखा जाता है एक आदमी के साहस के लिए, एक आदमी के एंटरप्राइजिंग होने के लिए, मतलब किसी नए काम को करने में वो सक्षम है कि नहीं है। और इसी प्रकार से सिबलिंग्स के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, इन सब के लिए ये ग्रेशकांड का चार्ट देखा जाता है। तीसरा चार्ट है चतुर्थांश। चतुर्थांश जो होता है वो 1/4 ऑफ ए साइन है। एक साइन जो 30 डिग्री का, उसको 4 भागों में बांटा जाता है। ये देखा जाता है एसेट्स के लिए, फॉर्चून के लिए, मतलब कितने एसेट्स होंगे एक आदमी के पास में, उसका फॉर्चून ने लेवल यानी धन के लेवल की क्या स्थिति होगी और प्रॉपर्टीज की क्या स्थिति होगी, इसके लिए चतुर्थांशा देखा जाता है, D4। इसके बाद आता है D9 या नवमांश। नवमांश जो है एक 30 डिग्री की राशि को 9 भागों में बांटा जाता है। नवमांश देखा जाता है मेराइट। D7 नहीं है, आ रहा हूँ। नवमांश जो है, नवमांश को देखा जाता है मैरिटल मैटर्स के लिए, यानी कि मैरिज के चीजों को देखने के लिए, प्लैनेट्स और भावों की स्ट्रेंथ को देखने के लिए, पत्नी या पति की वेल्थ की पोजीशन को देखने के लिए, मैरिज ब्लिसफुल होगी या मैरिज जो है कबाड़ होगी, सेपरेशन होगा, फाइट होगा, फ्रिक्शन होगा, झगड़ा फसाद होगा स्पाउस के साथ, उसको देखने के लिए देखा जाता है। साथ में प्लैनेट्स के बलाबल को देखने के लिए देखा जाता है नवमांश को। इसको D9 कहते हैं। ये 30 डिग्री की राशि को 9 भागों में बांटा जाता है। इसके बाद आता है सप्तांशा चार्ट। ये D7 है। D7 का मतलब एक 30 डिग्री की राशि को 7 भागों में बांटा गया है। इसको हम देखते हैं बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, और माता पिता से उनको किस तरह की केयर मिलेगी उसके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, छठा चार्ट है, वो है दशमांशा। ये 30 डिग्री की राशि को 10 भागों में बांटा जाता है, 1/10 ऑफ ए साइन। ये जो है एक आदमी के रोजगार की स्ट्रेंथ को बताता है, करियर के राइज एंड फॉल को बताता है, करियर कितना राइज करेगा या कितना गिरेगा। ये इस बात को भी बताता है कि एक आदमी का लेवल ऑफ अचीवमेंट करियर में कैसा होगा। यानी कहने का मतलब है कि वो आदमी जो है उसका लेवल इन करियर किस लेवल पे जाने वाला है। यानी कहने का मतलब है प्रोफेशन में वो MD बनेगा, चेयरमैन बनेगा, अगर वो पुलिस में है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनेगा कि DIG रिटायर हो जाएगा। ये सब देखने के लिए होता है। उसके बाद 7वां डिविजनल चार्ट है त्रिमशांसा। त्रिमशांसा जो है 1/30 ऑफ ए साइन है, 1 डिग्री का होता है। 30 डिग्री के साइन को 30 भागों में बांटा जाता है। ये सर कुछ अरिष्ट के लिए, दोबारा बताना, क्या था ये? इसका नाम है त्रिमशांसा, त्रिमशाम,
TRIMSHAMSA। त्रिमशांस जो चार्ट है वो त्रिमशांसा को 1/30 ऑफ साइन कहते हैं, यानी 30 डिग्री की राशि को अगर 30 भागों में बांटा जाए तो 1-1 डिग्री का होता है। तो ये सभी अरिष्टों के लिए देखा जाता है। अरिष्टों का मतलब जो बुराइयां हमारे जीवन में आती हैं, किसी को तकलीफ आ गई, किसी को कोविड हो गया, किसी के हाथ पांव टूट गए, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, बुजुर्गों का जो है साया नहीं रहा, तो त्रिमशांसा जो चार्ट होता है वो सभी अरिष्ट और जो इवल हमारी लाइफ में होते हैं उसके लिए देखे जाते हैं, और उसी के बारे में ये डिटेल में बताता है। उसके बाद जो 8वां चार्ट है वह है द्वादशांसा। द्वादशांसा जो चार्ट है, द्वादशांसा जो चार्ट है D12, एक 30 डिग्री के साइन को 12 भागों में बांटा जाता है। ये पिता माता को देखने के लिए, उनके रिचेस या उनके अमीरी को देखने के लिए, उनके स्वास्थ्य को देखने के लिए, और चाइल्डहुड में बच्चे की क्या स्थिति थी अपने माता पिता के घर में, वो कितना कंफर्टेबल लेवल पे, कितना प्यार से उसको रखा गया, इसको देखने के लिए द्वादशांसा देखा जाता है, जो कि चार्ट D12 है, और इसे देखा जाता है माता पिता के बारे में। उसके बाद आता है षोडशांसा D16। षोडशांसा चार्ट जो है 1/16 ऑफ साइन है, एक साइन का 1/16 है। ये सभी मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए देखा जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो चीजें आप बेच सकते हैं, हिला सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी कहने का मतलब है लिक्विड कैश के लिए होता है, लिक्विड कैश के लिए देखा जाता है, व्हीकल्स के लिए देखा जाता है कि आपको जो गाड़ी है वो स्मॉल मिलेगी या बिगर मिलेगी, स्मॉल और बिगर कार्स के लिए देखा जाता है D16 या षोडशांसा। उसके बाद में 10वां जो डिविजनल चार्ट है वो है विमशांसा। विमशांसा का मतलब D20, ये किसी भी साइन का 30वां भाग है। ये सभी कुछ हमारे स्पिरिचुअल कर्मास के बारे में, पास्ट के, प्रेजेंट के और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो हम लाइफ में करते हैं उसके बारे में ये चार्ट देखा जाता है। उसके बाद आता है चतुर्विमशांसा 11वां। चतुर्विमशांसा D24 को कहते हैं। ये एक साइन का 30 डिग्री के साइन का 24वां भाग है। ये बचपन से हमारी जो नॉलेज है और नॉलेज के क्षेत्र में हमने कितना अच्छा किया है उसको देखने के लिए चार्ट बना। चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जो हमारी नॉलेज होती है उसको देखने के लिए D24 चार्ट बना है। उसके बाद में 12th चार्ट है षष्टियांशा। षष्टियांशा होता है D60, यानी एक साइन का 1/60। वो हमारे पास्ट लाइफ के गुड एंड बैड कर्मास को बताता है, और ऐसे कर्मों को बताता है जिन कर्मों का परिहार हम इस जीवन में कर पाते हैं। परिहार का मतलब जिन कर्मों को हम जो है धो पाते हैं, खत्म कर पाते हैं, और कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको हमें लिव थ्रू करना है, कौन से ऐसे हमारे खराब कर्मास हैं जिन कर्मास को हमें इस जीवन के अंदर भोगना होगा, ये D60 या षष्टियांशा बताता है। उसके बाद 13th डिविजनल चार्ट है सप्तविंशांसा। सप्तविंशांसा का मतलब होता है D27। D27 जो है एक 30 डिग्री की राशि का 27वां भाग है। ये प्रत्येक भाव की स्ट्रेंथ को बताता है। सप्तविंशांसा सभी प्लैनेट की स्ट्रेंथ को बताता है, यानी D27 से आपको पता चलता है प्रत्येक भाव की स्ट्रेंथ कुंडली में कैसी है और उसमें बैठे हुए ग्रहों की स्ट्रेंथ कैसी है। इसके बारे में वो बैरोमीटर है, यानी कि वो एक थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर बता रहा है भावों का और भावों के स्वामियों का। उसके बाद आता है 14वां जो डिविजनल चार्ट है, उसे कहते हैं खावेदामशा। खावेदामशा KHAVEDMSHA, खावेदामशा। खावेदामशा का मतलब D40, ये 30 डिग्री की राशि का 40वां भाग है, 1/40 है। खावेदामशा जो है ये हमें बताता है कि हमें जीवन में कितनी हैप्पीनेस मिलेगी, हमें कितनी खुशी मिलेगी अपने करियर से, प्रोफेशन से, और करियर में हम कितनी प्रोग्रेस करेंगे, और जो हमारे लाइवलीहुड के लिए जो हमारे कर्मास होते हैं
मतलब जो हम जॉब करते हैं, रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके हमारे कर्मास किस तरह के हैं, वो हमें सफल करेंगे या असफल करेंगे। अभिडांशा के बाद है 15वां जो डिविजनल चार्ट है वो है अक्षवेदांशा, AKSHVEDMSHA, अक्षवेदांशा, जिसे D45 कहते हैं। ये किसी भी साइन का 45वां भाग है। ये बताता है कि एक व्यक्ति का जीवन के अंदर एक्चुअल बिहेवियर क्या है, कितनी वो मास्किंग करता है, कितना वो आपको धर्मात्मा दिखाता है और अंदर से राक्षस है, या कितना वो राक्षस समझा जाता है, अंदर से धर्मात्मा है। एक व्यक्ति के प्रकृति के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि एक्चुअली वो अंदर से कैसा है। इसके अलावा ये अक्ष वेदांशा ये भी बताता है कि उसे अपने पिता और पितामह यानी उसे अपने फादर और ग्रैंडफादर से कितनी लीगेसी मिलेगी, कितना धन मिलेगा। उसके बाद जो 16 डिविजनल चार्ट है वो आपका नेटल बर्थ चार्ट है, जिसे D1 कहते हैं, जो कि मदर ऑफ ऑल चार्ट्स है। उसको भी सोडसामसा में जोड़ा गया है। 16 वर्ग कुंडलियों में D1 चार्ट भी जोड़ा गया है, जो कि बर्थ चार्ट है। और ये जो D1 चार्ट होता है इसको मदर ऑफ ऑल चार्ट कहते हैं, क्योंकि इसी चार्ट से सारे डिविजनल चार्ट निकलते। इससे ये सोडसामसा में चूंकि इंक्लूडेड है मदर ऑफ ऑल डिविजनल चार्ट से, तो इससे ये पता चलता है कि भाई जो डिविजनल चार्ट कह रहा है वो बात ये कुंडली भी बोल रही है कि नहीं बोल रही है। इसलिए इसको भी इंक्लूड किया है ऋषि महाराज ने D1 या नेटल चार्ट को, जो ओरिजिनल चार्ट है उसको षोडश वर्ग कुंडलियों में। अब किसी ने कुछ पूछना हो, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि डिविजनल चार्ट को देखने का जनरल मेथड क्या है। आज मैं ये चूंकि अब एडवांस क्लास शुरू हो गई है, तो आज मैं बताऊंगा कि डिविजनल चार्ट को देखने का आम तरीका क्या है। इन पॉइंट्स को नोट करने की आवश्यकता है, इन पॉइंट्स को रटने की आवश्यकता है, तो डिविजनल चार्ट देखने की आदत पड़ जाएगी। सबसे पहले तो डिविजनल चार्ट का जो असेंडेंट होता है, लगन होता है, वो डिविजनल चार्ट से आने वाले मैटर को बताता है। जैसे D9 का जो लगन है वो विवाह के लिए है, तो विवाह के मैटर को बताएगा। D7 चार्ट संतान के लिए है, तो D7 का असेंडेंट या लगन संतान के मैटर के बारे में बताएगा। D12 या द्वादशांशा माता पिता के लिए है, तो वो माता पिता के बारे में मैटर को उसका असेंडेंट या लगना बताएगा डिविजनल चार्ट का। इसी तरीके से डिविजनल चार्ट के लिए के अंदर असेंडेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका डिविजनल चार्ट का जो लगन है, और वो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अब D7 चार्ट हम पढ़ रहे हैं या सप्तांशा पढ़ रहे हैं जो संतान के लिए देखा जाता है, तो संतान का भाव हमारी कुंडली के अंदर कौन सा है? पंचम। पंचम भाव है संतान। नेहा अभी तक पढ़ा नहीं वो वाला जो मैंने कहा था, उसको याद कर लेना, प्लैनेट्स भावों से क्या क्या निकलता है। पढ़ा? गुड, वेरी गुड। तो पंचम भाव से संतान निकलती है। तो D7 चार्ट का एक तो असेंडेंट संतान से आने वाले सुख दुख, संतान की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, संतान के एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उसका जॉब और कितना प्रॉस्पेरस होगा इसको बताएगा। तो साथ में उसका पंचम भाव भी इस बात को डिटेल में बताएगा। D7 चार्ट जैसे D9 चार्ट है, D9 चार्ट जो है नवमांशा है, विवाह के लिए देखा जाता है, तो उसका जो लगन है वो वैवाहिक स्थितियों को बताएगा, वैवाहिक जीवन। तो साथ में उसका जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव से पति या पत्नी निकलते हैं, तो उसका सप्तम भाव डिटेल में बताता है कि पत्नी या पति कैसे होंगे। डिविजनल चार्ट्स को पढ़ने के लिए थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तभी डिविजनल चार्ट्स को पढ़ा जा सकता है। इसके लिए इन बातों को इवैल्यूएट किया जाता है, इन बातों को नोट किया जाए। सबसे पहले किसी भी डिविजनल चार्ट के अंदर प्लैनेट की जो भावगत स्थिति है
वो राशिगत स्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि प्लेनेट जो भी होगा उसे शुभ भाव में बैठना चाहिए। अगर हम D7 देख रहे हैं तो D7 का जो लग्नेश है वो त्रिकोण में केंद्र में होगा तो अच्छा फल देगा। पंचमेश है D7 का, 5वें भाव का स्वामी, वो अगर त्रिकोण में केंद्र में बैठेगा तो संतान से शुभ फल देगा। और अगर वो त्रिक भाव में बैठेगा, दुख भाव में, त्रिषडाय में बैठेगा तो वो दुख देगा। ये बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट तो ये नोट कर लिया जाए। रिजल्ट चार्ट के लिए के अंदर किसी भी ग्रह की भावगत जो स्थिति होती है, किस भाव में बैठा है, वो राशिगत स्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी राशिगत स्थिति की महत्व तो है, लेकिन उसमें अगर रिलेटिव भी बोला जाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कि राशिगत स्थिति अच्छी मानी जाएगी या भावगत, तो उसमें भावगत स्थिति को ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। दूसरा, किसी भी डिविजनल चार्ट का जो असेंडेंट जो लगन है, उसका लगन का जो स्वामी है, अगर वो शुभ भावों में बैठेगा केंद्र त्रिकोणों में, तो इसका मतलब उस डिविजनल चार्ट से आने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इसी प्रकार से डिविजनल चार्ट का वो रेलेवेंट भाव, जैसे D7 को हम देख रहे हैं, तो D7 को संतान के लिए देखते हैं, तो संतान का भाव होता है पंचम। तो पंचम भाव का जो स्वामी है, अगर वो भी शुभ भावों में बैठेगा केंद्र और त्रिकोणों में, तो इसका मतलब है संतान से सुख देगा। और वही अगर अशुभ भावों में बैठेगा तो संतान से अशुभता मिलेगी। सर जैसे पंचम भाव में अगर गुरु बैठा है तो वो अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी की बात नहीं, हाँ, पंचम भाव का स्वामी गुरु है तो। पंचम भाव का स्वामी अगर किसी का D7 में गुरु है, तो गुरु केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा है ना? हाँ तो अच्छा है, मतलब स्वग्रही है। ओन हाउस का है। सर हाँ, 5th हाउस में है ना? 5th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है? सर 5th सिंह राशि पड़ रही है। तो फिर स्वग्रही कैसे हो गया? सर सिंह लग्न है सर। D7 का लगन मैडम। सर इसमें मेरी कुंडली में बनाई नहीं हुआ D7, चंद्र तो कुंडली और नवमांशी से रखी है। तो अगर सिंह लगन की कुंडली है तो पंचम भाव का स्वामी गुरु है, तो वो गुरु की स्थिति को देखा जाएगा D7 में, कि D7 में गुरु कहाँ बैठा है, केंद्र में या त्रिकोण में। अगर वो केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो संतान से लाभ। अगर वो अशुभ भावों में बैठेगा, त्रिषडाय या त्रिक में, दुख भावों में, त्रिक भाव कौन से हैं, 6, 8, 12, तो इसका मतलब संतान से दुख मिलेगा। तो सर ये जो आपके सॉफ्टवेयर है पाराशर, इसमें सारे निकल जाते हैं डिविजनल चार्ट? हाँ, सब निकल जाता है। अच्छा, अब आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि उसमें कि जो डिविजनल चार्ट है, असेंडेंट का जो लॉर्ड है उसकी स्थिति केंद्र त्रिकोण में होनी चाहिए, D1 के असेंडेंट लॉर्ड। अगर डिविजनल चार्ट के अंदर D1 का जो असेंडेंट लॉर्ड है नेटल चार्ट का, जैसे नेहा का सिंह लगन है तो सिंह का स्वामी सूर्य है, अगर सूर्य किसी भी डिविजनल चार्ट में केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठेगा तो नेहा को उस डिविजनल चार्ट से आने वाले सब्जेक्ट्स में अच्छा फल मिलेगा। सर एज प्लैनेट और एज राशि बोथ? प्लैनेट की बात करूं, प्लैनेट की। इसके अलावा जो D9 हमारा होता है, D9 का जो असेंडेंट लॉर्ड है उसकी पोजीशन भी डिविजनल चार्ट में देखी जाती है। अगर D9 का राशि का स्वामी, D9 का जो असेंडेंट लॉर्ड है, अगर वो डिविजनल चार्ट के अंदर शुभ भावों में बैठा है, सेकंड में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो वो अच्छा फल देता है। इसके बाद हमें नेटल मून को देखना होता है, जो चंद्रमा होता है आपका, उस चंद्रमा को देखना होता है डिविजनल चार्ट के अंदर। जिस भी डिविजनल चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन स्ट्रांग होगी, केंद्र त्रिकोणों में होगी, उस डिविजनल चार्ट के मैटर्स को लेकर आप लोगों के मन में सुख का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा।
फिर इसके अलावा हमने डिविजनल चार्ट की स्टडी करते समय दशा का स्वामी, महादशा का स्वामी, अंतरदशा का स्वामी और प्रत्यंतर दशा का स्वामी, इसको देखा जाता है। अगर वो दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा के स्वामी अगर किसी डिविजनल चार्ट में अच्छे बैठे तो उस डिविजनल चार्ट के सब्जेक्ट को लेकर वो शुभ परिणाम देते हैं। इसके अलावा अगर डिविजनल चार्ट का जो एसेंडेंट है उसमें बेनिफिसेंस है कि मेलिफिसेंस है, बेनिफिसेंस कैसे हो सकती है, उसमें शुभ ग्रह बैठ जाए, उसको शुभ ग्रह उसके दूसरे और 12वें में बैठ जाए तो बेनिफिक हो गया। शुभ ग्रह उस एसेंडेंट के लॉर्ड के साथ बैठ जाए तो अच्छा हो गया। और अशुभ ग्रह अगर उसके एसेंडेंट के सेकंड और 12th में बैठ जाए, या अशुभ ग्रह जो है उस डिविजनल चार्ट के एसेंडेंट पे बैठ जाए, या अशुभ ग्रह के साथ में एसेंडेंट का लॉर्ड डिविजनल चार्ट का बैठा हो तो फिर अशुभ परिणाम मिलते हैं। अब इसके बाद जो है मैंने नवमांश का कैलकुलेशन सिखाया है। नवमांश का कैलकुलेशन हमारे कोर्स में है, तो नवमांश का कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे खोलता हूँ, आगे आप लोग देखें, बिना खोले वो देखिए पता नहीं चलेगा। नवमांशा जो है, नवमांशा किसी भी साइन का 9 डिवीजन माना जाता है। तो जो राशि है 30 डिग्री की, उसको अगर 9 भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है। तो नवमांश के जो डिवीजन होते हैं, पहला जो नवमांश होता है वो 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। दूसरा नवमांश होता है 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक, 3 डिग्री 20 मिनट उसमें जुड़ता जाएगा। तीसरा नवमांश होता है 6 डिग्री 40 मिनट से 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ोगे तो 10 डिग्री। चौथा नवमांश होता है 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। पांचवा नवमांश होता है 13 डिग्री 20 मिनट से फिर 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ दो तो 16 डिग्री 40 मिनट। छठा नवमांश होता है 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री। अब इसे याद करने का तरीका यह है, तीसरा नवमांश 10 डिग्री पे समाप्त होता है, छठा नवमांश 20 डिग्री पे समाप्त होता है, सातवां नवमांश होगा 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट इसमें जुड़ जाएगा। आठवां नवमांश होता है 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक, और नवा नवमांश होता है 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। अब इसका जो रूल है वो होता है, जो फायरी साइंस होते हैं 159, ये जो हमारे अग्नि तत्व राशियां हैं, पहली, पांचवी और नवी। पहली हो गई मेष, पांचवी हो गई सिंह और नवी हो गई धनु। इनमें जो काउंटिंग शुरू होती है वो 1 नंबर से होती है, एरीज। जो इन केस ऑफ वाटरी साइन जो होते हैं 4, 8, 12, 4, 8, 12 जो वाटरी साइंस होते हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, इनमें काउंटिंग स्टार्ट होती है 4 नंबर से या कर्क से। जो हमारे एरी साइंस होते हैं 3, 7, 11, यानी कि धनु, मिथुन, तुला और कुंभ, इनमें काउंटिंग 7 नंबर या लिब्रा से होती है। इन केस ऑफ अर्धी साइन 2, 6, 10, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 10th साइन विच इज कैप्रिकॉर्न। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि एरीज की 15 डिग्री 26 मिनट है, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि 15 डिग्री 26 मिनट कहाँ पड़ रहा है, कौन से नवमांश में। तो यहाँ पे देखो, जो पांचवा नवमांश है 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट है, और हमारा जो लगन है वो लगन है 15 डिग्री 26 मिनट का। तो इसका मतलब ये हो गया चौथे नवमांश, पांचवें नवमांश, पांचवें का गुरु जी, पांचवें का हो गया। अब ये एरीज साइन में से काउंटिंग शुरू होगी, मतलब एरीज है ना एसेंडेंट, वो 15 डिग्री 26 मिनट का। तो 1, 5, 9 में जो होती हैं राशियां, उनमें एरीज से काउंटिंग शुरू होती है। तो एरीज राशि से हम 5 राशि काउंट करेंगे तो नवमांश क्या बनेगा, काउंटिंग शुरू करने पे नवमांश लगन आएगा लियो, सिंह। अकॉर्डिंगली ऑल प्लैनेट्स की होती है। ये नवमांश की पोस्टिंग का नवमांश का मैंने ना आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। कल की क्लास में मैं नवमांश का कैलकुलेशन और नवमांश का इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। अच्छा देखो मित्रों, ये बताओ कोई प्रश्न है? हाँ गुरुजी, ये हाँ। आपका फाइनल चार्ट के लिए आप जो बताए, किसका इसमें मान चार्ट? लीजिए सप्तांश,
डिविजनल चार्ट हाँ का। हाँ हाँ तो डिविजनल चार्ट में सप्तांशा मान लीजिए हम, तो उसमें अपने लगन का 5th हाउस देखेंगे एक तो हाँ। और उसका एक तो लगन को देखेंगे और एक 5th हाउस को देखेंगे। एक तो हम लगन को देखेंगे और एक लगन के 5th हाउस को भी देखेंगे, 5th के लॉर्ड को। और इसके अलावा D1 चार्ट के 5th के लॉर्ड को भी देखेंगे। ये 3 चीज देखेंगे। 3 चीजें देखेंगे। D1 चार्ट के 3 चीजें नहीं, चौथी D1 चार्ट के असेंडेंट को भी देखेंगे। चौथी चीज हम जो है D9 चार्ट के असेंडेंट को भी देखेंगे। पांचवी चीज हम मून को भी देखेंगे। जिस डिविजनल चार्ट के अंदर मून की स्थिति अच्छी है उस डिविजनल चार्ट से सबसे अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा मानसो जाए, मन का कारक है चंद्रमा। अगर किसी का चंद्रमा किसी भी डिविजनल चार्ट में अच्छा बैठ रहा है, किसी का सपोज दशमांशा में चंद्रमा शुभत्व में है, उच्च का भी हो जाए, त्रिकोण में भी बैठ जाए या केंद्र में बैठ जाए, द्वितीय में बैठ जाए, तो उस आदमी का जो जॉब होगा ना, वो उसका जॉब से उसको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, क्योंकि चंद्रमा ही ये बताता है कि उस डिविजनल चार्ट से संबंधित आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या आपको दुख मिल रहा है। सर बरगा चार्ट में D1 के D1 का लगना देखेंगे, लग्नेश भी देखेंगे? लग्नेश, लगना नहीं, लग्नेश। वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। सबके लग्नेश देखे हैं, D1 का लग्नेश, D9 का लग्नेश, चंद्रमा, पंचम भाव अगर सप्तांशा देख रहे हैं तो पंचम भाव का स्वामी, इसी स्वामी का मतलब हो गया पंचमेश, जो बरगा से रिलेटेड है वो भाव, जो हाँ जो वर्गा से रिलेटेड। बहुत इंटेलिजेंट बात आपने की। नौमांशा देख रहे हैं तो अपना सप्तमेश देखना है, ओके। लगन का स्वामी देखना है, उसके लगन का स्वामी देखना है, डिविजनल चार्ट के नौमांशा के लगन का स्वामी, उसके सप्तम भाव का स्वामी देखना है। तो 7-8 कंपोनेंट देखने होते हैं, उसमें मेजोरिटी स्पीक को देखा जाता है, मेजोरिटी क्या बता रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गया सर, थैंक यू सर। सर बाकी भाव और प्लैनेट्स का क्या महत्व रहेगा फिर डिविजनल चार्ट में? डिविजनल चार्ट ना अभी आपको ना 2 डिविजनल चार्ट पढ़ाए जाएंगे, नवमांश और दशमांश। डिविजनल चार्ट को पढ़ने का मेथड एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। जब ये 2 मैं करा लूंगा ना, D9 और D10, तो आपको सारे डिविजनल चार्ट समझ में। एक्चुअली कोर्स में क्यों सिर्फ 2 ही डिविजनल चार्ट डाले गए हैं, क्योंकि 16 वर्ग है, 16 वर्गों को अगर हम इसमें डाल देते हैं तो क्लासेस हमारी चलती पूरे 1 साल बन जाएगा है, ये कोर्स बन जाएगा, पूरा कोर्स बन जाएगा। वो तो फिर पता चला कि साल भर तक कोर्स ही नहीं खत्म हो रहा। ठीक है साहब, 15 मिनट पहले छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई प्रश्न नहीं है तो क्या करें, किसी का प्रश्न हो तो मैं रुकूंगा। सर ये जो हमारी नेटल चार्ट होती है उसके साथ किसी पर्टिकुलर बंदे, मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या मतलब भाव के बारे में इस बंदे को जानना हो तो हम उसी का डिविजनल चार्ट देखेंगे। हाँ, जैसे किसी को बच्चों से दिक्कत है तो हम D7 या सप्तमांशा देखेंगे। किसी को पेरेंट्स से प्रॉब्लम है तो फिर हम पेरेंट्स वाला चार्ट देखेंगे, D12 देखेंगे, D12 देखेंगे। तो ये ऐसे चले। किसी को अपने पति या पत्नी से प्रॉब्लम है तो नवमांशा देखेंगे, D9 किसी को अपने जॉब में प्रॉब्लम है तो D10 देखेंगे। तो सर उसी से हम फलित कर सकते हैं, फिर मैं उसी से हम फलित कर सकते हैं, फिर उसको हम बता सकते हैं। ये डिविजनल चार्ट जो है ना, माइक्रो एनालिसिस कुंडली की, और बहुत एक्यूरेट होती है, मतलब इतने एक्यूरेट होता है। डिविजनल चार्ट की मेरा एक कोर्स कंप्लीट हुआ है, मेरा अपना एक चैनल है, उस चैनल में वो डिविजनल चार्ट डाले हुए हैं। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी मनोज कुमार भंडारी, सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सर यूट्यूब पे है? यूट्यूब पे, उसमें सारे डिविजनल चार्ट डाले हुए हैं। उसमें डालना सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भाई गुरुजी मनोज कुमार भंडारी, उसमें मेरे सारे वीडियोस आ जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या है कि मेरे उसके अंदर लगभग 200 वीडियो हैं। सर आप लिंक भेज सकते हो प्लीज हमारे इसमें चैट बॉक्स में? ऐसा है ना, यूट्यूब पे टाइप करते ही
मनोज कुमार भंडारी ज्वालामुखी की तरह निकले। ठीक है सर। हमने मैंने सर बहुत शेयर किया हुआ पहले है। सब्सक्राइब कर लिया है। हैं? क्या हमने करें? सर बहुत पहले ही सब्सक्राइब कर लिया मैंने है। भी शायद हाँ जी। सब्सक्राइब किया हुआ है, बट वीडियोस नहीं अगर- मुझे देखे। तो पता ही नहीं था, मुझे भी पता लगा। बहुत बढ़िया है सर, काफी अच्छा, काफी सहयोग मिलता है। उसमें सर अगर ये आप मुझे पूछना था, जैसे सपोज पता करना है कि इससे सप्तांशा से ये भी पता चल जाता है कि बेबी कौन से होंगे, मेल होंगे फीमेल होंगे? नहीं, जेंडर नहीं पता चलता। जेंडर के साथ में क्या है, वैसे भी मैं बता दूं नेहा, एक महाराष्ट्र के अंदर ना विचक्राफ्ट एक्ट हाँ सर, आपने बताया था। जी का एक लॉ इनेक्ट हुआ है, और वो लॉ जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस दी कंट्री है। उसका जो है कुछ इस तरह का है, मतलब विचक्राफ्ट एक्ट करके उसका पूरा ये है, अगर उसमें कोई आदमी जेंडर अगर डिसाइड करता है, कोई जोशी, उस जोशी को अरेस्ट किया जा सकता तो सर है। नहीं, हम जेंडर लोग खुद नहीं पता कर सकते? जैसे हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग खुद नहीं पता कर सकते कि ऑलरेडी एक मेल है तो फीमेल हो गई, नहीं आप फीमेल खुद चाइल्ड? पता कर सकते, खुद पता कर मतलब हम सकते हैं, लेकिन मतलब ठीक है ना, हम सीख सकते हैं ना सर? इतना पर इतना हम नेहा किसी को बता नहीं सकते। नेहा किसी को बता नहीं सकते। दूसरा, इतना एक्यूरेट नहीं आता कि मतलब पता चला कि D7 चार्ट देखा और उसमें आ रही है गर्ल, पहुंच गया अबॉर्शन कराने, निकला बॉय। क्योंकि जो ऐसा है ना, जो D9 जो D7 चार्ट है ना, पति और पत्नी का दोनों का देखना पड़ता है जेंडर ऑफ चाइल्ड के लिए। अगर पति का D7 चार्ट में मेल चाइल्ड की संभावना स्ट्रांग है तो मेल चाइल्ड होता है, अगर पत्नी के उसमें स्ट्रांग है तो भी मेल चाइल्ड होगा। किसी के उसमें स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर दोनों के उसमें वीक है मेल चाइल्ड तो फिर जेंडर फीमेल हो। लेकिन इसके लिए क्यों सरकार ने ये पाबंदी रखी है, इस वजह से रखी है कि लोग अबॉर्शन करा लें। तो अगर किसी ने अबॉर्शन कराया तो उसके ऊपर ये केस लग जाता, 7 साल की जेल है। चलो मैं रखता हूँ, आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोग इसको पढ़िएगा। प्रणाम गुरुजी। चलिए, प्रणाम गुरुजी। बहुत प्रणाम गुरुजी।